Welcome to the today's lecture. Today we will discuss root mean square value of alternating current, and after that we will discuss the root mean square value of alternating EMF. We will first define this root mean square value of alternating current, and then we will derive the expression for it, or we will derive its relation with the peak value of alternating current. Suppose we have a resistor R here. Suppose हमारे पास एक रेजिस्टर R है. Suppose इस रेजिस्टर R में हम पास करेंगे अल्टरनेटिंग करंट. अल्टरनेटिंग करंट आपको पता है वो करंट है जो चेंजिंग करंट है, जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज हो जाएगा और जिसका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा पीरियडिकली. इसका टाइम पीरियड जो होता है वो होता है T. हाफ टाइम पीरियड जो होता है वो होता है T/2. सपोज मेरे पास एक रेजिस्टर है. इस रेजिस्टर में मैंने पास किया अल्टरनेटिंग करंट फॉर टाइम पीरियड T. मेरे पास एक रेजिस्टर है. इस रेजिस्टर में मैंने पास किया अल्टरनेटिंग करंट. कितने टाइम के लिए? जो टाइम इसके टाइम पीरियड के बराबर होगा, यानी जो टाइम इसको लगेगा वन फुल साइकिल कंप्लीट करने के लिए, ठीक है ना, उतने टाइम के लिए मैंने इस रजिस्टर में क्या पास किया? अल्टरनेटिंग करंट. आप लोगों ने पढ़ा होगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. जैसे ही हम किसी रजिस्टर में करंट पास कर रहे हैं, उस रजिस्टर में हीट पैदा होती है, ठीक है ना. और वो हीट जो होती है एज पर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, वो हीट होती है H = I² RT. Whenever we pass a current through a resistor, heat is produced, and that heat is called as Joule's heat, and that is given by the Joule's law of heating, H = I² RT. Now, इस रजिस्टर में मैंने पास किया अल्टरनेटिंग करंट फॉर टाइम पीरियड T ऑफ AC. सपोज इस रजिस्टर में जो हीट पैदा हो गई, सपोज वो होगी 20 जूल्स. जब मैंने इस रजिस्टर में अल्टरनेटिंग करंट पास किया फॉर टाइम पीरियड T ऑफ AC, सपोज इस रजिस्टर में जो हीट पैदा हो गई वो कितनी जूल्स होगी? 20 जूल्स. सपोज अब मैं ये AC रिमूव करूंगा. अब मैं इस रजिस्टर में पास करूंगा स्टेडी करंट मींस कांस्टेंट करंट. अब मैंने AC रिमूव किया, अब मैंने इसमें पास किया कौन सा करंट? स्टेडी करंट, कांस्टेंट करंट. इसी टाइम के लिए फॉर ए टाइम इक्वल टू हाफ द टाइम इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ AC. अब मैंने AC में नहीं अप्लाई करूंगा, मैं स्टडी करंट अप्लाई करूंगा. स्टडी करंट पास करूंगा थ्रू रजिस्टर फॉर टाइम पीरियड T ऑफ AC. उसी टाइम के लिए जिस टाइम के लिए मैंने AC इसमें अप्लाई किया था, AC मैंने इसमें पास किया था. अगर इस स्टडी करंट की वजह से भी इस रजिस्टर में 20 जूल हीट पैदा हो गई, then this steady current is called as what? It is called as root mean square value of alternating current. यानी root mean square value of alternating current वो steady current है जिसको हम पास करेंगे through a resistor R for a given time, ठीक है ना. The root mean square value of alternating current is defined as that steady current, ठीक है ना, which when passed through a given resistor for a given time produces the same amount of heat as is produced by alternating current when passed through the same resistance for the same resistor for the same time equal to time period of AC. मैंने ये भी बोला, जब हम इस AC में करंट पास करेंगे, ऐसे बताऊंगा. ये रजिस्टर मैंने लिया, इसमें मैंने पास किया अल्टरनेटिंग करंट फॉर इट्स टाइम पीरियड T. तो इसमें फर्ज करो 20 जूल हीट पैदा हो गई. अब मैं इसमें स्टडी करंट पास करूंगा फॉर द सेम टाइम, यानी इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ AC. अगर इस रजिस्टर में 20 जूल हीट पैदा हो गई, तब इस स्टडी करंट को हम कहेंगे क्या? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. डिफाइन हम ऐसे करेंगे. फिर द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट is defined as that steady current which when passed through a resistor for a certain time, for a given time, produces the same amount of heat
as is produced by alternating current when passed through the same resistor for the same time, वो टाइम किसके बराबर है? इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ एसी. ठीक है. नाउ लेट अस डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इट. सपोज हमारे पास एक सर्किट है जिसमें हमें रेजिस्टेंस आर है. हमारे पास एक सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस क्या है? आर. रजिस्टर आर है. मैं ऐसे लिखूंगा, लेट I is equal to I0 sin omega t be an alternating current passed through resistor R. मैंने I is equal to I0 sin omega t जो है, ये मैंने एक alternating current ले ली जिसको मैंने पास किया through resistor R. सपोज DH जो है वो है अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय दिस करंट अक्रॉस द रजिस्टर R फॉर टाइम dt. बच्चों, मैंने एक रजिस्टर R लिया, इस रजिस्टर में मैंने एक अल्टरनेटिंग करंट पास किया, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. सपोज जब मैंने ये करंट इस रजिस्टर में पास किया, सपोज इन स्मॉल टाइम dt इस रजिस्टर में कितना हीट पैदा हो गया? dH ड्यू टू द फ्लो ऑफ दिस करंट. देयरफॉर एज पर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कह रहा है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, लेकिन H के बदले क्या हमारे यहां पर? DH. DH इज इक्वल टू करंट है आई स्क्वायर आर डी टी. चूंकि टाइम मैंने लिया dt, मैंने बोला सपोज DH जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट है जो पैदा हुई अक्रॉस रजिस्टर R फॉर टाइम dt. देयरफॉर एज पर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग DH हो गया बराबर आई स्क्वायर आर डी टी. I का वैल्यू इस पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. I का वैल्यू क्या देंगे? I नॉट साइन ओमेगा टी, और वी राइट DH इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी होल स्क्वायर इंटू आर डी टी. ये बनेगा DH इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर डी टी. इसको हम ऐसे लिखेंगे, DH इज इक्वल टू R पहले लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे I नॉट स्क्वायर R, पहले R लिखेंगे शाबाश, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी. साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी. दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट which is produced across resistor R for time dt by passing an alternating current I is equal to I naught sin omega t through it. अगर मैं ये alternating current इस रजिस्टर में पास करूंगा for its time period t, मैं देखूंगा उस वक्त इस रजिस्टर में कितना हीट पैदा हो जाएगा. टोटल अमाउंट ऑफ हीट वो H होगा प्रोड्यूस्ड अक्रॉस रजिस्टर R for time period t of the AC. Total amount of heat produced across resistor R for time period t of AC. वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? जब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन लिमिट्स 0 टू t. ठीक है ना? जो इसका टाइम पीरियड होता है वो टाइम होता है जो बिटवीन 0 टू t होगा. ठीक है ना? ठीक है ना? तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड अक्रॉस दिस रजिस्टर R वो कैसे हम निकाल सकते हैं? जब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन लिमिट्स 0 टू t. Therefore integrating this equation between limits 0 to t, we get integration of dH is equal to integration of 0 to t. What is t? T is the time period of alternating current. I naught square R sin square omega t dt.
साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। यहां पर जो है आई नॉट स्क्वायर आर है, ये बाहर आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी एच जो है वो होगा एच एच। आई नॉट स्क्वायर आर जो है वो बाहर आएगा। आई नॉट स्क्वायर आर बाहर आया तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। यहां देखो बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो एक फार्मूला है ट्रिगोनोमेट्री में, वो होता है 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। साइन स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती है, इसको हमने cos पे कन्वर्ट करना है। साइन स्क्वायर थीटा होता है बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। यहां थीटा के बदले क्या है, ओमेगा टी। हम ऐसे लिखेंगे, therefore h is equal to I naught square r integration between limits 0 to t 1 minus cos 2 omega t divided by 2 into dt। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। यहां थीटा के बदले ओमेगा टी है तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 इनटू dt। 2 जो है इसको हम बाहर करेंगे, बाहर निकालो इसको, ये बनेगा h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर r डिवाइडेड बाय 2, आई नॉट स्क्वायर r डिवाइडेड बाय 2 इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स 0 टू t 1 माइनस cos 2 ओमेगा t इंटू dt। यहां पर हमें दो इंटीग्रल्स आएंगे। जब हम dt से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से हमें दो इंटीग्रल्स आएंगे। एक आएगा इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स 0 टू t dt, ठीक है ना, दूसरा आएगा इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स 0 टू t cos 2 ओमेगा t dt। वैसे ही लिखेंगे तो h बनेगा हमारा आई नॉट स्क्वायर r डिवाइडेड बाय 2, ऐसे लिखेंगे, dt से मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना, ये बनेगा इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स 0 टू t dt इंटू 1 हो गया dt, माइनस इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स 0 टू t cos 2 ओमेगा t dt। यहां देखो बच्चों, जब हम इस cos 2 ओमेगा t dt की इंटीग्रेशन करेंगे बिटवीन लिमिट 0 टू t, हमें यह आएगा साइन में, क्योंकि cos का इंटीग्रेशन होता है साइन। जब हम इसके इंटीग्रेशन करेंगे बिटवीन लिमिट 0 टू t, ठीक है, तो बच्चों यह ऐसे आएगा, हमें यह आएगा साइन 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाय ओमेगा बिटवीन लिमिट 0 टू t, ठीक है। जब हम ओमेगा को अपना वैल्यू देंगे, यहां रखो नजर, 1 बाय ओमेगा में बाहर निकालूंगा, इस ओमेगा को वैल्यू दूंगा, यह बनेगा साइन 2 इंटू 2 पाई बाई टी, क्योंकि ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, इंटू है टी बिटवीन लिमिट 0 टू टी। अब जब मैं यहां टी के पहले अपर लिमिट दूंगा तो टी के बदले टी आएगा, ये टी और ये टी कैंसिल हो जाएगा, वहां रहेगा साइन 4 पाई, है ना, अपर लिमिट में। लोअर लिमिट में रहेगा साइन 0। साइन ऑफ एवरी पाई इज 0, साइन ऑफ 0 इज 0। यहां आएगा, देखो, जब मैं अपर लिमिट दूंगा, इस स्मॉल टी के बदले कैपिटल टी आएगा, आएगा ना कैपिटल टी, वो टी और ये टी कैंसिल, तो यहां क्या रहेगा, साइन ऑफ 2 टू कितना होगा 4 पाई, ठीक है ना, माइनस लोअर लिमिट में आएगा, इस टी के बदले 0 दूंगा, माइनस आएगा साइन 0। साइन ऑफ एवरी पाई इज 0, चाहे इवन पाई होगा ऑड पाई होगा, साइन पाई के साइन पाई ऑड पाई और साइन इवन पाई इज ऑलवेज 0, तो ये भी 0 ये भी 0, तो दोनों 0 है, तो इसका मतलब ये इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट 0 टू t cos 2 ओमेगा t dt जो होगा, उसका इंटीग्रेशन इंटीग्रल जो होता है वो किसके बराबर आता है, 0 के, ठीक है। हम लिखेंगे यहां, here integration between limits 0 to t cos 2 omega t dt is equal to 0। प्रूफ मैंने वहां दे दिया कैसे, इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स 0 टू t cos 2 omega t dt मैंने वहां प्रूव किया किसके बराबर है, 0 के बराबर। इंटीग्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। देयरफॉर ये क्या बनेगी अब इक्वेशन, h is equal to I naught square r डिवाइडेड बाय 2, यहां देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t, इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स 0 टू t dt माइनस 0।
क्योंकि ये इंटीग्रल जो है ये 0 के बराबर है। तो आपको h निकलेगा, h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई 2, यहां देखो, इनटू इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स 0 टू t dt। इंटीग्रेशन ऑफ dt जो होगा वो होगा t, तो आपको h निकलेगा बराबर आई नॉट स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई 2 इनटू इंटीग्रेशन ऑफ dt हो गया t बिटवीन लिमिट्स 0 टू t। पहले हम अपर लिमिट देंगे, यानी स्मॉल t के बदले क्या लिखेंगे, कैपिटल T। ये बनेगा h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई 2 कैपिटल T माइनस लोअर लिमिट में 0 देंगे, क्योंकि अपर लिमिट कैपिटल T है, लोअर लिमिट में t का वैल्यू जो है वो 0 है। आगे जाके देखो क्या आएगा हमें, शाबाश बच्चों, आगे आएगा हमें, ये क्या आएगा, शाबाश, हमें आएगा h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई 2 इंटू t, क्योंकि t माइनस 0 जो है वो है t, ठीक है। h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर t डिवाइडेड बाई 2। बात समझ आई? इसको रखेंगे हम नाम इक्वेशन नंबर ए। यह है अमाउंट ऑफ हीट जो इस रजिस्टर में फ्लो हो गई, जो इस रजिस्टर में पास हो गई, जो इस रजिस्टर में पैदा हो गई, which is produced across this register R, जब मैंने इसमें कौन सा करंट पास किया, अल्टरनेटिंग करंट। सपोज IRMS जो है वो है RMS वैल्यू ऑफ करंट, RMS वैल्यू ऑफ करंट, RMS वैल्यू ऑफ करंट। सपोज IRMS जो है वो है RMS वैल्यू ऑफ करंट। व्हाट इज RMS वैल्यू ऑफ करंट, जो मुझे निकालना है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। सपोज H जो है वो है अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड अक्रॉस रजिस्टर R। H जो है वो है अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड अक्रॉस रजिस्टर R, ठीक है ना, by this current। H जो है वो है अमाउंट ऑफ हीट जो इस रजिस्टर में प्रोड्यूस हो गई by this current, ठीक है ना, for time period T of AC, for time period T of AC। अब मैंने बोला कि सपोज IRMS जो है ये है RMS वैल्यू ऑफ करंट। सपोज H जो है ये है अमाउंट ऑफ हीट जो इस रजिस्टर में पास हो, जो इस रजिस्टर में पैदा हो गई, ठीक है ना, जब ये करंट इस रजिस्टर में फ्लो हो गई फॉर टाइम पीरियड T ऑफ AC। अगेन बाय जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, H जो निकलेगा आपको वो निकलेगा I स्क्वायर RMS इनटू RT कैपिटल T, क्योंकि दिस इज अप्लाइड फॉर टाइम पीरियड T। H इज इक्वल टू I स्क्वायर RMS कैपिटल R इंटू T। मगर H का वैल्यू मैंने ऊपर निकाला, ठीक है ना, पुट वैल्यू ऑफ H फ्रॉम इक्वेशन A, तो आपको क्या बनेगा, H का वैल्यू यहां पर है, तो ये बनेगा I नॉट स्क्वायर RT डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू I स्क्वायर RMS इंटू RT। RT जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या आएगा बेटा, आपको आएगा वहां पर क्या आएगा, शाबाश, आपको आएगा I स्क्वायर RMS इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। स्क्वायर हटाओ, यहां रूट आ जाएगा, यह आएगा I RMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। जो I नॉट है ये रूट से बाहर जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर है, ये ऐसे बनेगा IRMS इज इक्वल टू I नॉट डिवाइडेड बाई रूट 2, क्योंकि 2 जो है वो रूट पे ही रहेगा, वो जो है वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। इसको लिखेंगे अंडर रूट I नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट 2, I स्क्वायर I नॉट स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया तो वो आएगा I नॉट। इसको हम ऐसे भी लिखेंगे IRMS इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2 इंटू I नॉट, 1 बाई रूट 2 इंटू I नॉट। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ये बनेगा IRMS इज इक्वल टू 0.707 इंटू I नॉट। जरा
इसको डिवाइड करो, 1 को डिवाइड करो 1.414 से, 1 को डिवाइड करो जल्दी जल्दी, 1 को डिवाइड करो 1.414 से, और डू फास्ट। 1 को डिवाइड करो 0.707। ओके तोड़ो। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन or this is the relation between RMS value of alternating current, between RMS value of alternating current and peak value of alternating current। ये दिखा रहा है जो RMS value of alternating current है वो है बराबर 1/√2 times peak value और 0.707 times peak value। ठीक है ना? This is the required expression। mean square value, root mean square value of alternating EMF, alternating EMF, root mean square value of alternating EMF। अभी हमने alternating current पढ़ा, अब आएगा alternating EMF। देखो बच्चों, सपोज यहां पे हमारे पास एक सर्किट है, इस सर्किट में हमारे पास एक रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस R है। सपोज इस सर्किट को मैंने अप्लाई किया एक एसी सोर्स को, ये एसी सोर्स है, सपोज एसी सोर्स है ये। सपोज ये रजिस्टर R जो है, इस रजिस्टर R को मैंने, इस सर्किट को मैंने या इस रजिस्टर R को मैंने अप्लाई किया अल्टरनेटिंग EMF। वो क्या है? E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा t। सपोज मैंने ये इसको अप्लाई किया फॉर टाइम पीरियड t ऑफ AC। मैंने एक सर्किट लिया, उस सर्किट में रजिस्टर R लिया मैंने, उस रजिस्टर R को मैंने अप्लाई किया अल्टरनेटिंग EMF फॉर टाइम पीरियड t ऑफ AC। सपोज ये अप्लाई करने से अक्रॉस दिस रजिस्टर मुझे 10 joules of heat प्रोड्यूस हो गई। When we apply an alternating EMF to this register for a time period t of AC, that means the time taken by the AC to complete one full cycle, suppose उस टाइम में इस रजिस्टर के अक्रॉस, इस रजिस्टर में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी? 10 joules। सपोज इसके बाद मैं ये रिमूव करूंगा ये सोर्स, एसी सोर्स। सपोज अब मैं इसको डीसी करूंगा अप्लाई, मैं इसको स्टडी ईएमएफ अप्लाई करूंगा, स्टडी डीसी, स्टडी ईएमएफ। इसको मैंने किया अप्लाई स्टडी ईएमएफ यानी डीसी ईएमएफ। सपोज अब मैं इसी रजिस्टर को अप्लाई करूंगा स्टडी ईएमएफ, कांस्टेंट ईएमएफ। पहले किया था वेरिंग, अल्टरनेटिंग मींस वेरिंग, अब मैंने इसको अप्लाई किया कांस्टेंट ईएमएफ। सपोज ये कांस्टेंट ईएमएफ जो है ये भी करूंगा मैं उसी टाइम के लिए अप्लाई जिस टाइम के लिए मैंने अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई किया था। वो टाइम किसके बराबर था? टाइम पीरियड ऑफ एसी। सपोज ये अप्लाई करने से इस रजिस्टर में अगर 10 ही जूल्स हीट बन गई, तब जो ये स्टडी ईएमएफ है इसको हम कहेंगे तब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। एक सर्किट लिया, इस सर्किट में मैंने अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई किया फॉर इट्स टाइम पीरियड टी। सपोज इस ईएमएफ, ये ईएमएफ अप्लाई करने से जो ये रजिस्टर है सर्किट में, इस रजिस्टर में 10 जूल्स हीट प्रोड्यूस हो गई। सपोज अब मैंने रिप्लाई किया, मैं रिप्लेस किया, अब मैंने इसमें अप्लाई किया स्टडी ईएमएफ, ये भी अप्लाई किया फॉर टाइम पीरियड टी यानी फॉर सेम टाइम। सपोज स्टडी ईएमएफ अप्लाई करने से इस रजिस्टर में 10 ही जूल्स हीट पैदा हो गई, तब इस स्टडी ईएमएफ को हम कहेंगे क्या? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। डिफाइन कैसे कर सकते हैं? द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज डिफाइंड एज दैट स्टडी ईएमएफ, दैट डीसी ईएमएफ, दैट कांस्टेंट ईएमएफ which when passed through a given resistor for a given time produces the same amount of heat as is produced by alternating EMF when passed through the same resistor for the same time
What was that time? Equal to time period of AC, alternating current. फिर से एक बार, root mean square value of alternating EMF is defined as that steady EMF which when passed through a given resistor for a given time produces same amount of heat as is produced by alternating EMF when passed through the same resistor for the same time, equal to what? Equal to time period of AC. तब इस steady EMF को हम क्या कहेंगे? Root mean square value of alternating EMF. Root mean square value of alternating EMF. अब हम इसी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो है, इसके लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे, या हम निकालेंगे रिलेशन बिटवीन रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। सपोज हमारे पास एक सर्किट है, जिस सर्किट का रेजिस्टेंस क्या है? आर। जिस सर्किट में एक रेजिस्टर है, उस रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस क्या है? आर। मैं ऐसे लिखूंगा, सपोज E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी जो है, ये है अल्टरनेटिंग ईएमएफ। व्हाट इज दिस? अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ये है अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाइड टू अ सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस आर। मैंने एक सर्किट को अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई किया, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। एक सर्किट जो है जिसमें रेजिस्टर R है, उसको मैंने अप्लाई किया एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। जब मैं इसको अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई करूंगा, इस सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है ना? जैसे ही मैं ईएमएफ करूंगा किसी सर्किट को अप्लाई, इस सर्किट में करंट फ्लो होगा। अगर अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई करूंगा तो कौन सा करंट फ्लो होगा? अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना? I इज इक्वल टू इंस्टैन्टेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन द सर्किट। I जो है वो है इंस्टैन्टेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन द सर्किट, यानी करंट एट एनी टाइम। Therefore, as per Ohm's law, ये I जो होता है, ये होता है E by R, as per Ohm's law। Ohm's law बोलता है E is equal to IR, तो I निकालो, I किसके बराबर होगा? E by R। E का वैल्यू पुट करो, ये बनेगा I is equal to E नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय R। इसको रखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है? एज पर ओम्स लॉ I है बराबर E by R, ठीक है ना? करंट होता है EMF डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, तो I होगा E नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइड बाय R। सपोज ये जो करंट I है, सपोज जब ये इस सर्किट में फ्लो हो गई, सपोज ये करंट कांस्टेंट रही फॉर स्मॉल टाइम dt, लेट दिस करंट while flowing through this circuit remains constant for time dt, for small time dt। सपोज उस टाइम में, दिस स्मॉल टाइम dt में जो इस रेजिस्टर में हीट प्रोड्यूस हो गई, सपोज वो है dH। क्या है? dH। dH इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड अक्रॉस द रेजिस्टर R। dH is equal to amount of heat produced across the resistor R by this current in small time dt। मैंने कहा सपोज जब ये करंट इस सर्किट में पास होगी, ये कांस्टेंट रही फॉर टाइम dt। सपोज उस टाइम dt में जो हीट प्रोड्यूस हो गई अक्रॉस रेजिस्टर R, वो है dH। Therefore, as per Joule's law of heating, as per Joule's law of heating, निकालो बाय dH। dH हो गया I स्क्वायर R dt, चूंकि टाइम मैंने dt लिया, dH हो गया I स्क्वायर R dt। I किसके बराबर है बच्चों? E नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय R। उठाओ भाई I का वैल्यू दे दो फर्स्ट से। ये क्या बनेगा आपको? शाबाश, ये बनेगा dH इज इक्वल टू I का वैल्यू दे दो E नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय R का होल स्क्वायर इंटू R dt।
इंटू आर डी टी। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। आई का वैल्यू दे दिया, ये बनेगा डी एच इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर डी टी। ये आर जो है, दिस आर विल कैंसल विद दिस, तो आपको डी एच ऐसे निकला ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइडेड बाय आर इंटू डी टी। ये है स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट जो प्रोड्यूस हो गई अक्रॉस रजिस्टर आर फॉर टाइम डी टी, फॉर टाइम डी टी। अगर मैं देखूंगा टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो प्रोड्यूस होगी अक्रॉस दिस रजिस्टर आर फॉर टाइम पीरियड टी ऑफ एसी, वो कैसे मैं निकालूंगा? जब मैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करूंगा बिटवीन लिमिट 0 टू टी। ठीक है, तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट एच produced across this resistor R for time period T of AC can be obtained by integrating this equation between limits 0 to T. Therefore, integrating this equation, we have integration of dH is equal to integration of 0 to T E naught square sin square omega T sin square omega T divided by R into dt. Integration of dH जो हो गया वो हो गया बाबू H। E naught square जो है वो बाहर निकालेंगे, कांस्टेंट है, आर भी बाहर आएगा, ई नॉट स्क्वायर आर बाहर आया, तो अंदर रहा ये क्या रहा? इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी इनटू dt। मैंने आपको बोला ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो है ये फार्मूला है, तो ये ऐसे बनेगा h इज इक्वल टू, शाबाश, ई नॉट स्क्वायर आर, ई नॉट स्क्वायर आर, शाबाश, इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स 0 टू टी 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 इंटू dt। चूंकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो है वो फार्मूला है, वो है 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 इंटू dt। 2 जो है ये बाहर आएगा, बाहर निकालो उसको, तो ये बनेगा h इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स 0 टू t 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी इंटू dt। ठीक है, यहां पर हमारे पास दो इंटीग्रल्स आएंगे, दो इंटीग्रल्स आएंगे, इसको ऐसे लिखेंगे बच्चों, यहां देखो h इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r, पहले लिखेंगे ये इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स 0 टू t dt इंटू 1 हो गया dt, माइनस इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स 0 टू t cos 2 ओमेगा टी dt। आपने पहले वाले सवाल में प्रूव किया जो इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट 0 टू t cos 2 ओमेगा टी dt वो किसके बराबर है? 0 के बराबर। बट इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट 0 टू t cos 2 ओमेगा टी dt इज इक्वल टू 0। यानी ये टर्म जो है, ये टर्म जो है ये 0 बन गई, यहां पर खाली एक इंटरवल आएगा, वो कौन सा है? 0 टू t dt। ठीक है ना, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा h इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स 0 टू t dt, क्योंकि दूसरा इंटीग्रल जो है वो 0 के बराबर आया ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt जो हो गया वो हो गया t, तो ये बनेगा h इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r इंटू t, तो लिमिट है 0 टू t, पहले अपर लिमिट देंगे, ये बनेगा h इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r इंटू t कैपिटल T माइनस लोअर लिमिट 0, तो आपका h आएगा ई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r इंटू t माइनस 0 हो गया t। ठीक है, इसको रखो नाम इक्वेशन नंबर ए। इंटीग्रेशन करके आपने h निकाला, तो h निकला आपको ई नॉट स्क्वायर t डिवाइडेड बाय 2r। नाउ सपोज लेट ERMS is equal to root mean square value, ERMS is equal to root mean square value of alternating EMF। सपोज ERMS जो है ये है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF। IRMS जो है ये है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट।
रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, भाई ERMS जो लिया मैंने वो लिया मैंने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF जो मुझे निकालना है। जब मुझे ये EMF अप्लाई करूंगा उस वक्त ये करंट फ्लो हो जाएगी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट फ्लो हो जाएगा सर्किट में। सपोज H जो है, H है अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड across resistor R by this current for time t, capital T, for time t. What is capital T? Time period of AC. Suppose H जो है वो है amount of heat produced across resistor R by this current, अच्छा ठीक है ना, across resistor R for time period T of AC. Therefore as per Joule's law आपका H जो होगा वो होगा I स्क्वायर RMS इंटू RT, चूंकि एज पर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। इस वक्त करंट क्या है? I RMS, तो इस वक्त H बनेगा I स्क्वायर RMS RT। बट आपको पता है I RMS होगा बराबर E RMS डिवाइडेड बाय R एज पर ओम्स लॉ। I होगा E बाय R, तो I RMS होगा E RMS डिवाइडेड बाय R, ठीक है। I RMS होगा E RMS डिवाइडेड बाय R, ठीक है। तो I RMS का वैल्यू इसमें सबस्टिट्यूट कर दो वैल्यू सबस्टिट्यूट, बोलो क्या आएगा? वैल्यू सबस्टिट्यूट करो, जल्दी करो वैल्यू सबस्टिट्यूट। आपको आएगा H इज इक्वल टू E RMS, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय R का होल स्क्वायर इनटू RT। तो आपको H आएगा E RMS स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इनटू RT। एक R कट गया, तो भाई लोगों आपको आ गया H इज इक्वल टू E RMS स्क्वायर इनटू T डिवाइडेड बाय R, ठीक है। अब H का वैल्यू इक्वेशन A से उठाओ, इसमें सबस्टिट्यूट करो, पुट वैल्यू ऑफ H फ्रॉम इक्वेशन A, ठीक है। तो A से दिखाओ क्या आएगा आपको, शाबाश। E नॉट स्क्वायर इनटू T डिवाइडेड बाय 2R इज इक्वल टू E RMS स्क्वायर इनटू T डिवाइडेड बाय R। R और R कैंसल, T और T कैंसल, तो आपको क्या निकला, शाबाश। आपको निकला जो E RMS स्क्वायर है वो निकला आपको E नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, E नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो E RMS निकालो, आपको निकलेगा E RMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ E नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे ये निकलेगा E RMS इज इक्वल टू E नॉट डिवाइडेड बाय रूट 2, ऊपर वाला E नॉट जो है वो बाहर आएगा, या ये निकलेगा ऐसे E RMS इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2 टाइम्स इनटू E नॉट। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे आपको E RMS निकलेगा 0.707 इनटू E नॉट। दिस इज द रिकरेंट रिलेशन। ये मैंने रिलेशन निकाली बिटवीन रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF एंड इन पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF। इसने दिखाया जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF है वो है 1 बाय रूट 2 टाइम्स इट्स पीक वैल्यू और 0.707 टाइम्स इट्स पीक वैल्यू। दिस कंप्लीट्स दिस क्वेश्चन।